मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए इससे पहले पार्ट में हमने जो समझा है एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं। बैलेंस फोर्सेस के बारे में हमने बात करी थी और बैलेंस फोर्सेस क्या थी। अगर दोनों तरफ से किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लगाई जा रही हैं और वो फोर्सेस ऑपोजिट और इक्वल हैं, तो वो हमेशा बैलेंस्ड कहलाई जाती हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने अनबैलेंस्ड फोर्स के साथ। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है, एक बार यहाँ से देख लेते हैं। इफ द नेट इफेक्टिव फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज द फोर्स ऑन वन साइड इज ग्रेटर देन द अदर, देन द फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड। यानी कि जिस तरीके से हमने बैलेंस में पढ़ा था कि हमारा जो नेट इफेक्टिव फोर्स रहता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि अगर दोनों साइड से इक्वल धक्का मुक्की लग रही है तो भाई कहीं पे भी चेंज नहीं आने वाला ना, वो हमारे ऑब्जेक्ट को हिलने ही नहीं देगा। तो उसी तरीके से बिल्कुल उसका ऑपोजिट आपको अनबैलेंस फोर्सेस में लर्न करना है। तो अनबैलेंस फोर्सेस में ये हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा नेट इफेक्टिव फोर्स जो भी एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जा रहा है इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि किसी एक साइड पे वो ज्यादा है और ऑब्वियसली दूसरी साइड पे फिर वो कम ही कहलाया जाएगा। तो अगर दोनों साइड के फोर्सेस के मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड यानी कि जितना फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ज्यादा पुल हो रहा है, यहाँ से ज्यादा पुश हो रहा है और यहाँ से कम लग रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्योंकि फोर्सेस इक्वल नहीं है, ऑपोजिट तो जरूर है बट दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, सो इस वजह से दे आर नोन एज टू बी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ भी से समझते हैं। मैंने एग्जैक्टली बिल्कुल वही एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है जैसे मैंने आपको बैलेंस फोर्सेस समझाया था, तो ये बहुत इजीली आपको डिफरेंस दोनों का समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ हेवी बॉक्स फ्रॉम बोथ साइड्स एंड इट इज ग्रेटर फ्रॉम वन साइड। अगर अगेन मेरे पास एक बॉक्स है, वही हम घर वाले एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें काम दे दिया गया है और दोनों भाई बहनों की ताकत में, भाई बहन दोस्त जो भी हमारे साथ उस ऑब्जेक्ट को हिला रहा है, ठीक है, अगर दोनों की ताकत में डिफरेंस है, ऐसा होता है ना कई बार कि छोटा अपने आप को बड़ा तेज समझ रहा होता है कि भैया मैं तो पता नहीं कितना पुश कर जाऊंगा, लेकिन होता नहीं है। तो यही केस अगर हम यहाँ पे इमेजिन करें कि जो बड़ा है वो ऑब्वियसली ज्यादा ताकत ही लगा पाएगा, ठीक है, और दूसरा इतनी ताकत नहीं अगर लगा पा रहा है, तो क्या होगा, बड़े वाली साइड से आपका जो बॉक्स है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा, राइट। इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ मूव किया है, जिस डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स लगाई जा रही थी। तो इसलिए हमारी फोर्सेस कैसी रहती हैं, अनबैलेंस्ड रहती हैं, ठीक है। सो द बॉक्स विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स, यही हमने अपने एग्जाम्पल से भी समझा है, एंड द फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी फोर्सेस कैसी हैं, बैलेंस्ड नहीं है, दे आर दी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, चलिए आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, लेकिन टू गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ इसके कुछ एग्जाम्पल शेयर करने वाली हूँ, ठीक है, उससे आपको कभी इसके बीच का डिफरेंस मतलब कभी आप भूलोगे नहीं, और बहुत अच्छे से अगर एग्जाम में आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ इस चीज को प्रूव करने को आता है, आई मीन शो करने को आता है, तो आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए मूव करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है, और ये यहाँ पर मैं आपको कोई डिफरेंस नहीं देने आई हूँ कि दोनों में क्या ज्यादा अंतर है, बट एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको काफी कॉमन एग्जाम्पल से मिलेगी कि बेसिकली ऐसे इतने कॉमन एग्जाम्पल्स के पीछे भी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का हाथ है, ये आपको जानने में काफी सरप्राइज होंगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि हम बैलेंस फोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। Standing on the floor, there are two forces acting on us. And what are the forces? Normal and the gravitation force. चलिए एक एक करके मैं आपको इसे समझाती हूँ। अब आप ये सोचिए कि इस वक्त जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आपके सामने, या फिर आप अगर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो जिस भी जगह पे आप बैठे हैं उस वक्त भी आपके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन सी वो फोर्स है, एक हमारी धरती की वजह से जो हमें नीचे की तरफ फोर्स आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, यानी कि नीचे सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ एक फोर्स हमें हमेशा खींच रही होती है, और वो फोर्स होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा आगे और भी पढ़ेंगे,
बट अभी के लिए हमें सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है। और दूसरी फोर्स होती है हमारी नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स हो गया किसी भी चीज पर, जैसे कि अगर मैं एक फ्लोर पे खड़ी हूँ तो फ्लोर ने मुझे एक फोर्स दी है जिसकी वजह से मैं स्टेबली आराम से बिना गिरे झुके कुछ भी बिना करे आराम से उस फ्लोर पे खड़ी रह सकती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप किसी चेयर पे बैठे हैं, आप किसी सोफे पे बैठे हैं, तो वहां पर बैठने के लिए आपका सोफा या चेयर आपको एक फोर्स प्रोवाइड करता है और उसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अगर आपको इसे और समझना है तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मेरे हाथ पे अगर ये पेन रखा है तो मेरा हाथ इस वक्त इस पेन को अपने ऊपर टिकाने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड करता है और जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। यानी कि नॉर्मल फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है और ग्रेविटेशन क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। तभी सभी चीजें ऊपर से, कोई भी अगर नीचे गिरेगा, कोई भी अगर ऊपर से छोड़ा जाएगा तो नीचे ही गिरेगा। उसी को हम कौन सी फोर्स कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। तो यानी कि हमारा जो नॉर्मल फोर्स है इसका डायरेक्शन अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये अपवर्ड डायरेक्शन होगा, और अगर हम अपने ग्रेविटेशन का फोर्स ऑब्जर्व करें तो ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हमें दिख रहे हैं एंड अपोजिंग ऑल्सो, इस वजह से यहाँ पर जो हमारा नेट फोर्स है ये 0 हो जाएगा। दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी फोर्सेस बैलेंस्ड है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम एक बार देखते हैं हमारे अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल। चलिए अब अनबैलेंस्ड का केस एक बार डिस्कस करते हैं और ये आपको आई एम वेरी श्योर कि बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है और आप एकदम हैरान होंगे कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता था मतलब। चलिए एक बार पढ़ते हैं पहले से। If we hit a football, it will eventually stop after a distance. तो यानी कि ये चीज तो हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर एक फुटबॉल को हिट किया गया है तो ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर के लिए उड़ती रहेगी और या फिर ग्राउंड पे चलती रहेगी। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपकी बॉल हमेशा स्टॉप हो जाती है। इसी तरीके से चाहे आप फुटबॉल ले या कोई भी और एग्जाम्पल, अगर मैं इस पेन को भी थ्रो करूंगी तो ऐसा नहीं है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हमेशा चलता रहेगा। या तो ये कोई इसे कैच कर लेगा, नहीं तो ग्राउंड पर अगर फ्लोर पे ये गिरता है तो एक थोड़ी सी देर के बाद ये अपने आप ही एक जगह पे रुक जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उस केसेस में जो हमारी फोर्सेस होती हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। अब कैसे है ऐसा? चलिए इसे पहले पढ़ते हैं। The forces are unbalanced. The force by the hit is less than the opposing force from the ground, that is the force to stop the ball. तो अगर मैं फुटबॉल के केस को डिस्कस करूं, एक डिस्टेंस के बाद बॉल को जब फेंका गया तो वो सर्टेन डिस्टेंस के बाद स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है? क्योंकि हिट करने वाला जो मेरा फोर्स था वो फोर्स काफी कम था एज कंपेयर टू दी फोर्स जो बॉल को ग्राउंड से मिला है, और उस फोर्स को क्या कहते हैं? अपोजिंग फोर्स। वो फोर्स हमारा फ्रिक्शन भी कहलाया जाता है। बट अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि ग्राउंड से हमारी बॉल को क्या मिला है? एक अपोजिंग फोर्स मिला है। और अपोजिंग फोर्स क्यों है? क्योंकि उसने बॉल को स्टॉप करना है। ठीक है, तो हमेशा जो हमारे ग्राउंड का फोर्स रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा डिपेंडिंग ऑन आवर हिट, कि हमने कितना तेजी से बॉल को हिट किया है। तो क्योंकि दोनों तरफ जो फोर्सेस हैं वो काफी अनइक्वल है, अपोजिंग है बट अनइक्वल है, और इस वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है दैट इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। इस तरीके से बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के आपको काफी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। आप भी मेरे साथ डिस्कस करो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसे और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जिससे आप गो थ्रू हुए। ठीक है, एंड विल डिस्कस इट अगेन लेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अप टिल देन बाय।